और चलिए सीधा रुख करते हैं लोकसभा का। एक बार फिर से लोकसभा की जो कार्यवाही है वो शुरू हो गई। 24th reports Hindi and English version of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj are listed against my name in today's list of business. Item number 8, Shri Arjun Ram Meghwal ji. Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to announce the government business during the week commencing from Monday, the 3rd of August 2026, will consist of consideration of any item of government business carried over from today's order paper with content, consideration and passing of the registration of births and deaths, amendment and discussion on security resolution seeking the approval of the Supreme Court number of judges, amendment ordinance 2026 number 1 of 2026 and consideration and passing of the Supreme Court number of judges, amendment bill 2026, consideration and passing of the micro, small and medium enterprises development amendment bill 2026 after it is considered and passed by Rajya Sabha. Consideration and passing of the following bills after their introduction. Number 1, the Indian Statistical Institute Bill 2026. Number 2, the Bankers Books Evidence Bill 2026. Discussion on demand for excess grant for the year 2022 and 23 after presentation and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill. Thank you. Item number 9, Srimati Aparajita Sarangi ji. Honorable Chairman, sir, I wish to move that this House do extend time for presentation of the report of the Joint Committee on the Constitution 130th Amendment Bill 2025, the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2025 and the Government of Union Territories Amendment Bill 2025 up to the first day of last week of the winter session 2026. Thank you. प्रश्न यह है कि श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 9, महासचिव जी। Sir, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 30th July 2026 agreed without any amendment to the Public Examination Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 as passed by Lok Sabha. माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले को उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से तत्काल मामले का अनुमोदित पाठ सभापटल पर प्रस्तुत करें। माननीय सदस्यगण, प्लीज आप सब लोग अपने आसन पर जाकर बैठिए। माननीय सदस्यगण, प्लीज बी सीटेड टू योर सीट प्लीज। सदन को तो आप देखिए लगातार जो विपक्ष है, विपक्ष की तरफ से गृह मंत्री के आने की जो मांग है वो रखी जा रही कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए और जो छात्रों पर कार्रवाई की गई, जो पुलिसिया कार्रवाई संसद मार्च के दौरान की गई, इस पर लगातार जो विपक्ष है वो गृह मंत्री के बयान की जो मांग है वो करता हुआ नजर आ रहा। और यही जो मांग है वो हम देख रहे थे लगातार विपक्ष इसको लेकर हंगामा करता हुआ नजर आया, नारेबाजी करता हुआ नजर आया। और इस बीच संसद परिसर में पप्पू यादव का प्रदर्शन, ये बड़ी खबर आपको बताएं, चढ़ावा चोरी को लेकर नकली पुजारी बनकर आए पप्पू यादव। दान पात्र के साथ संसद परिसर में बैठे वो विपक्ष के सांसदों ने दान पात्र में इसके बाद दान दिया। तो ये देखिए आप पप्पू यादव आपको नजर आ रहे हैं और चढ़ावा चोरी का जो मुद्दा है वो लगातार विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। और पप्पू यादव आपको नजर आ रहे हैं जो कि ये देखिए आप पुजारी के भेष में आते हैं और ये सदन के बाहर जो हुआ वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। चढ़ावा चोरी को लेकर कुछ इस तरीके से विपक्ष ने मुद्दा उठाया है। नकली पुजारी बनकर आते हैं, साथ में दानपात्र होता है, दानपात्र के साथ वो फर्श पर बैठ गए सदन के बाहर और फिर जो विपक्षी सांसद हैं उन्होंने एक एक करके दानपात्र में दान किया। समाजवादी पार्टी सांसदों ने चोरी पकड़ने की जो एक्टिंग है वो देखे, ये दूसरी तस्वीर आप देखें। इसके बाद
जिस तरीके से पप्पू यादव को पकड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को आप देख पा रहे फैजाबाद से सांसद और समाजवादी पार्टी के सांसद है पप्पू यादव को जिस तरह से पकड़ा है, दरअसल ये सब कुछ वो नाटकीय तौर पर करके दिखाया गया। जो कुछ चढ़ावा चोरी का जो मुद्दा है विपक्ष की तरफ से उठाने की कोशिश की गई है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को किस तरह से विपक्ष ने उठाया है संसद परिसर में, वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। चोरों को जिन्होंने लूटा है इनको पकड़ के ले चलो, इनको फांसी लगा। मन में राम, कन में राम, जीवन में राम, सांस में राम, मन में शिव, तन में शिव, जीवन में शिव, चरित्र में शिव, चिंतन में शिव, विचार में शिव, ईमानदारी में शिव, शिव ही शिव, राम ही राम। बस कहना चाहते हैं राम राम जपियो रे, सब माल हरपियो रे। और इधर संसद परिसर में क्या हुआ यह अब आपको बता दे। देखिए जिस तरह से आपको तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। तस्वीरें आप देखते जाइए, साथ में आपको बता रहे पप्पू यादव नकली पुजारी बनकर संसद पहुंचे थे। दानपात्र लेकर पप्पू यादव परिसर में बैठ गए। ये देखिए आप, विपक्ष के सांसदों ने पहले दानपात्र में चढ़ावा दिया, बाद में पप्पू यादव ने चढ़ावा चोरी की एक्टिंग की। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने पप्पू यादव को चोरी करते हुए पकड़ा है। यानी विपक्ष इस पूरे मसले पर सरकार को बख्शने की मूड में बिल्कुल भी नहीं आ रहा नजर। और हमने देखा कि लगातार जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई उसके बाद से ये जो मुद्दा है विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है और एक बहुत ही अलग ही अंदाज आज देखने को मिला। और वहीं लोकसभा स्पीकर ने पप्पू यादव को चेतावनी भी दी है। बिना नाम लिए पप्पू यादव पर स्पीकर की तरफ से कहा गया, बयान दिया गया, वेश बदलकर संसद में आते हैं कुछ सदस्य। ओम बिरला की तरफ से कहा गया संसद परिसर की पवित्रता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए। कई सदस्यों ने मुझे लिख कर दिया है इस बारे में, संसद में चर्चा और संवाद होना चाहिए। यह ओम बिरला की तरफ से लोकसभा स्पीकर की तरफ से बिना नाम लिए कहा गया। और मेरा आग्रह, मैंने पूर्व में भी कहा था कि सदन के अंदर तख्तियां लेकर आकर बैनर लेकर आना ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है, संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। और इधर चढ़ावा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी कैसे सरकार और बीजेपी पर हमलावर है, आपको 3 सांसदों के बयान सुनाते हैं। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही, तो धर्मेंद्र यादव का कहना है कि जब तक चढ़ावा चोरी पर चर्चा नहीं होगी संसद को नहीं चलने देंगे। जबकि अफजाल अंसारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी वालों ने तो भगवान का घर भी नहीं छोड़ा। सुनिए आप। और सदन को अच्छे ढंग से चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की है। तो सत्ता पक्ष तो अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन कर नहीं रहा है, उल्टे विपक्ष पे तमाम आरोप लगाता है। जो आपने सांसदों का स्वरूप देखा आज, ये एक तरह की जो अयोध्या की घटनाएं हैं, जो श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाने गए उनको रसीदें नहीं दी गई, दान पात्र में जाने से पहले जेबों में भर ली गई, जहां गिनती होती थी पैसे की वहां से सीसीटीवी ने कुछ ही दिनों के अंदर 70 वीडियो पकड़े और पुराने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। ये तो एक सिंबॉलिक हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि कैसे अयोध्या में डकैती पड़ रही है,
2020 से जब से प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का ट्रस्ट बना है तब से डकैती पड़ रही है, और तभी से नहीं पड़ रही है। जो 90 के आंदोलन के समय भी लगभग 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था, उसका भी हिसाब किताब पता नहीं है। और ये 100% बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों की जेबों में और खातों में जाने लगा है। और इस बात को लेकर हम विपक्ष के लोग लगातार मांग कर रहे हैं स्पीकर साहब से भी कि हमको चर्चा का मौका दीजिए, और जब तक चर्चा का मौका नहीं देंगे सदन को हम लोग व्यवस्थित नहीं चलने देंगे। हाय राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, और अहले सुखन भी कहते हैं उनको इमाम हिंद। अब भगवान राम के दरबार को हमारे यहाँ गांव में जो अनपढ़ गंवार लोग हैं वो चर्चा कर रहे थे कि ये भैया एक घर तो डाइनो छोड़ देले, लेकिन ये तो भगवानों के ना छोड़ रहा सो, तो ये दुर्गत हो रही है इनकी। आप देखिए अगले साल यूपी विधानसभा चुनाव, और इस लिहाज से भी अगर देखें तो कहीं से भी अपने हाथ से ये मुद्दा जो विपक्ष है वो नहीं निकलने देना चाहता। खासतौर पर समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। लेकिन अब मैं दिनेश जी आपका रुख करना चाहूंगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश गौतम भी जुड़ गए। दिनेश जी, हमने सुना पप्पू यादव की तरफ से जिस अंदाज में पुजारी का उन्होंने पूरा वेश धरा और इसी के साथ उन्होंने संसद परिसर में प्रोटेस्ट किया, एक अलग अंदाज में किया, और इस पर बिना नाम लिए लोकसभा स्पीकर की तरफ से चेतावनी दी गई है, वार्निंग दी गई है। सदन का नियम क्या कहता है? क्या सदन के नियम में कहीं से ये सब कुछ कार्रवाई के दायरे में आता है? जी, ये संसद की स्थापित परंपराओं, लोकतांत्रिक परंपराओं के तहत विरोध का अधिकार विपक्ष के पास हमेशा रहा है। और ये कोई भी ओपोनेंट, उस समय का जो पॉलिटिकल ओपोनेंट होता है, वो सरकार की जिन नीतियों का विरोध कर रहा होता है उसके संदर्भ में वो परिसर में प्रदर्शन भी करने का एक रिवाज रहा है। लेकिन अगर आप नियम पुस्तिका के हिसाब से देखें तो डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर, उसका नियम 124/1 और 124A/2/3 ये कहता है कि संसद परिसर में किसी भी तरह की चीज़ें ले जाकर, जैसे तख्तियां, बैनर, अभी यहाँ दान पात्र ले जाया गया, ये सब करके विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। और यहाँ एक बात और देखी जा रही है कि पप्पू यादव इसके पहले छात्रों के ऊपर जो बल प्रयोग किया गया उसके विरोध के प्रतीक के तौर पर अपने सिर पर पट्टी बांध कर आए थे, हाथ में लठ लेकर आए थे, और तब उनको, और वो लठ लेकर पार्लियामेंट के भीतर जाने की कोशिश कर रहे थे जब सुरक्षा कर्मियों ने उनको रोका और उनसे निवेदन किया कि ये लेकर अंदर मत जाइए, ये नियम के हिसाब से आप ठीक नहीं कर रहे हैं। और आज उन्होंने चढ़ावा चोरी के मुद्दे को एक नाटकीय रूप के तौर पर वहां उसको बताने के लिए आपने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के सदस्य भी वहां मौजूद थे, पप्पू यादव भी मौजूद थे, कैसे उसको एक छोटा प्रहसन दिखाने की कोशिश की उन्होंने। लेकिन सदन के भीतर और संसद के परिसर में भी इस तरह ये तरीके अपनाकर विरोध प्रदर्शन जो है वो, अगर स्पीकर इसका नोटिस ले लेते हैं तो उनके पास कार्रवाई का अधिकार भी है। और इसीलिए आप देख रहे थे कि आज उन्होंने चेतावनी वाले तरीके में ये कहा कि मैं चेतावनी देता हूं कि ऐसा ना किया जाए। इसके मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जो कह रहे हैं कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इस बार उन्होंने चेतावनी शब्द का उपयोग किया। तो हो सकता है कि अगर ये आने वाले दिनों में भी जारी रहा तो स्पीकर की तरफ से इस पर कार्रवाई भी देखने को मिले। ठीक है, जो नियम है वो आपने समझाए, और अभी फिलहाल हमने देखा जो टोन भी थी वो ओम बिरला की चेतावनी वाली थी। और अगर आगे ऐसा रहता है विपक्ष का रुख, तो देखना होगा कि क्या देखने को मिलता है, क्या कार्रवाई भी होती है ऐसे मामलों में। इस बीच आप बने रहिए हमारे साथ। संसद में आज भी विपक्ष और सरकार के बीच तनातनी का दौर जारी, गतिरोध लगातार बना है। आप सुनिए कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल क्या कह रहे हैं, सुनिए आप पहले। क्या कोई भी शिकार हुआ हो उसको न्याय मिलना चाहिए, जिसने भी हिंसा की। लेकिन एक बात हम फिर भी जानना चाहते हैं कि जब पेपर लीक होते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी मानते हुए उनका इस्तीफा ले लिया जाता है। पैलेट गन्स की जिम्मेदारी फिर वहीं के मंत्री को लेनी चाहिए, गृह मंत्री को, उनका भी इस्तीफा होना चाहिए, क्यों नहीं होता? जिस तरह से विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, जिस तरह से राहुल गांधी आज अपने पोस्ट पर फिर देश के युवाओं और छात्रों को भड़काना चाहते हैं कि ये छात्र चुप नहीं होगा। आज छात्रों की सारी मांगें मान ली गई, उसके बाद भी कह रहे हैं उनके मुकदमे नहीं वापस हो रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि उनके सारे आंदोलन से जुड़े हुए मुकदमे वापस हो गए। बिहार के मुख्यमंत्री ने कह दिया सारे मुकदमे वापस हो गए। तो एकदम खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब गृह मंत्री के नाम पे केवल
इस तरह का एक आरोप अनर्गल लगा करके और एक नया गोल पोस्ट कर रहे हैं। देश की जनता भी, देश का युवा भी निश्चित तौर से इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आखिर किस बात के लिए आज उन्होंने पोस्ट किया? तो जिस तरह से छात्रों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, लगातार जो विपक्ष है वो गृह मंत्री को अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। यह बयान भी हमने आपको दिखाया और चलिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं राम मंदिर जो चढ़ावा चोरी मामला है, इस पूरे मामले को लेकर आज किस तरीके से विपक्ष की तरफ से इस पूरे मामले पर प्रदर्शन किया गया। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जो कि एक पुजारी के तौर पर पहुंचे, पुजारी का वेश धरकर वो पहुंचे थे संसद में और उसके बाद उन्होंने एक दान पात्र भी था, उसमें विपक्षी सांसद और दान दिया और फिर क्या हुआ सर आप देखिए पूरा घटना का। चंदा चोरों को जिन्होंने लूटा है इनको पकड़ के ले चलो, इनको फांसी पे लटकाओ। समाजवादी पार्टी से पकड़ा किसने? आपको साधु जी पकड़ा किसने? पकड़ा किसने? चंदा चोरों को जिन्होंने लूटा है इनको पकड़ के ले चलो, इनको फांसी पे लटकाओ। समाजवादी पार्टी से पकड़ा किसने? आपको साधु जी पकड़ा किसने? तो सदन के बाहर संसद परिसर में क्या हुआ ये तो हमने आपको दिखाया और वहीं इस मुद्दे को लेकर लखनऊ की खबर का रुख कर रहे हैं। लखनऊ में भी लगे हैं चंदा चोरी के पोस्टर। ये बड़ी खबर, चढ़ावा चोरी को आरक्षण से जोड़ा गया है। पोस्टर में लिखा गया है चंदा चोरी से चला जिनका घर, पोस्टर में लिखा अब आरक्षण पर कर रहे प्रश्न। 2027 में अखिलेश को राज, डिंपल को 2029 में ताज। तो ये देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से काफी अग्रेसिव तरीके से अब एक तरीके से ये जो मुद्दा है वो उछाला जा रहा है। और ये पोस्टर जो आपको हम दिखा रहे हैं ये पोस्टर है लखनऊ के, जहां पोस्टर में क्या लिखा आप जरा देखिए, चंदा चोरी से चला जिनका घर और पोस्टर में लिखा अब आरक्षण पर कर रहे हैं सवाल, आरक्षण पर कर रहे हैं प्रश्न। ये अलग अलग पोस्टर आपको दिखा रहे हैं। छाता नहीं जनता के भरोसे, 2027 में अखिलेश का राज, 29 में डिंपल का ताज। तो ये एक तैयारी साफ तौर पर नजर आ रही है कि किन मुद्दों को प्रमुखता के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाया जाएगा। और ये अलग अलग पोस्टर जो कि लखनऊ में नजर आ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, ये जो लिखा है वो इसमें आप देखें, और गुप्त दान की चोरी। तो ये अलग अलग जो पोस्टर, एक तरफ लखनऊ की तस्वीर और दूसरी तरफ संसद परिसर में क्या हुआ, किस तरह से इस मुद्दे को विपक्ष ने उठाया। समाजवादी पार्टी सांसद और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव आपको नजर आ रहे हैं और दिनेश गौतम हमारे साथ हैं। दिनेश, कुल मिलाकर एक बात तो समझ में आ रही है अभी जिसका मैंने जिक्र किया था कि खास तौर पर समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा मुखर इस मुद्दे पर है और 2027 की पूरी तैयारी भी नजर आ रही है। ये पोस्टर जो हम देख पा रहे हैं जी, वहाँ तो आप जो देख रहे हैं लखनऊ में निश्चित रूप से यही बता रहा है कि इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी चुनावों तक पूरी मजबूती के साथ बनाए रखना चाहती है ताकि चुनावों में क्योंकि बीच में काफ़ी वक्त हो चुका होगा तो ऐसा ना हो कि जनता के पास जब वो इसको लेकर जाएं तो उनको एक गैप या डिस्कनेक्ट महसूस हो, इसलिए लगातार इसको बनाए रखना चाहते हैं। और संसद में ये विपक्ष की साझा रणनीति, क्योंकि राहुल गांधी बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम विपक्ष के लोग साथ में बैठकर एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से चढ़ावा चोरी और कांग्रेस की तरफ से पर्चा लीक और छात्रों के ऊपर हुआ बल प्रयोग, इसको प्रमुखता से बनाए रखा जाएगा आने वाले दिनों में भी। बिल्कुल, तो ये जो मुद्दा है प्रमुखता के साथ समाजवादी पार्टी चाहती है कि वो लोगों के बीच इस पूरे मुद्दे को बना के रखा जाए। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करें। दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, ये खबर आ रही है। संसद भवन में हो रही है अमित शाह और किरेन रिजिजू की बैठक। अगले हफ्ते आने वाले बिल पर हो रही है चर्चा। संसद की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित हुई है। तो आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू अब मुलाकात करने के लिए, गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं और लगातार जो विपक्ष का हंगामा है इन सब के बीच ये मुलाकात काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। और अब सरकार की तरफ से कोशिश है, देखिए 2 बिल की अगर बात की जाए तो 2 बिल पास करवा लिए गए हैं लोकसभा राज्यसभा से और सरकार की ये पूरी कवायद है ताकि अब जितने दिन बचे हुए मानसून सत्र के 13 तारीख तक, अब ऐसे में जो बाकी के 6 पेंडिंग बिल हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पास करवा लिया जाए। और आगे की क्या रणनीति होने वाली है इन सब को लेकर जो चर्चा है
यह माना जा रहा है कि यही वजह है कि जो मुलाकात है वो अमित शाह और किरण रिजिजू के बीच हो रही है। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल से बड़ी खबर, हिमाचल की सुक्खू सरकार पर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने आलाकमान को रिपोर्ट दी है, सीएम सुक्खू अपनी कार्यशैली में बदलाव करें। यह रिपोर्ट में कहा गया है, सूत्रों के हवाले से जो खबर है, मुख्यमंत्री के कामकाज की समीक्षा होनी चाहिए, जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री भी बदला जाए। तो क्या अंदर खाने जो हिमाचल कांग्रेस है उसके अंदर एक फूट पड़ती हुई नजर आ रही है? क्या एक जो बगावत है वो मुख्यमंत्री को लेकर देखी जा रही है? क्योंकि जो सोर्सेस के हवाले से खबर है उसके बाद यह सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने आलाकमान को रिपोर्ट दी और यह तक कहा गया है कि कार्यशैली में बदलाव जरूरी है और कामकाज की समीक्षा हो और अगर जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री को भी बदला जाए। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े। कुमार, इस पत्र का क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि यह तक कह दिया गया है कि अगर जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री को बदल दो। देखिए, जब मुख्यमंत्री का चयन हुआ था उस वक्त वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य और मुकेश अग्निहोत्री सुक्खू के अलावा दो और दावेदार थे, लेकिन राहुल गांधी ने वीटो लगाया और सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद से लगातार राज्य में जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा का चुनाव हार गए, उपचुनाव में पार्टी हार गई और उसके अलावा ये कहा गया कि सुक्खू जो हैं वो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के और प्रदेश कांग्रेस के राज्य में अध्यक्ष रहे, लेकिन उनके पास प्रशासनिक अनुभव नहीं है, जिसको लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे। बीच बीच में वीरभद्र सिंह के जो पुत्र हैं विक्रमादित्य, उन्होंने उनके खिलाफ बगावत भी की, लेकिन राहुल गांधी सुक्खू के साथ रहे, जिसके बाद सुक्खू के चलते वहां के जो प्रभारी थे राजीव शुक्ला, उनको वहां से हटा दिया गया और नई प्रभारी रजनी पाटिल को बनाया गया। लेकिन रजनी पाटिल ने भी वहां जाकर वैसी ही कुछ रिपोर्ट दी है, जिससे आप कह सकते हैं कि सुक्खू के लिए और राहुल गांधी के लिए दोनों के लिए परेशानी और सिरदर्द का सबब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत इस जानकारी के लिए। तो जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री को भी बदला जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी की तरफ से सोर्सेस के हवाले जो खबर आ रही है, जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री को अपनी कार्यशैली में बदलाव करना जरूरी है। और चलिए बात करते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की। खबर क्या है? पीओके में मुनीर सेना की बर्बरता को लेकर बड़ी खबर है। पीओके के कोटली में हुआ नरसंहार, गोलीबारी में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अलग अलग इलाकों में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पीओके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार वहां पर सेना और सरकार के खिलाफ लोगों की तरफ से आवाज उठाई जा रही है, लेकिन इसका दमन कैसे आसिम मुनीर कर रहे हैं वो खबर आपको बता रही। 40 लोगों की मौत हुई है, जो फायरिंग की गई है प्रदर्शनकारियों पर जो लोग मार्च निकाल रहे थे।